Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इसमें आज की क्लास में हम B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर 2 जो आपका पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन जिसको हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, इसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में कि पाठ्यक्रम क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, और पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन से प्रिंसिपल यानी कि कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करने होते हैं। मतलब कौन कौन से सिद्धांत हैं जो पाठ्यक्रम निर्माता उनको जिनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक क्लास में। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है और शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में इसका एक विशेष स्थान है जो उद्देश्यों आदर्शों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा साधन है जो छात्र अध्यापक को जोड़ता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई बिना अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप ट्रेन को दौड़ा नहीं पाएंगे। हम अपनी भाषा में अगर कहें तो अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आपके कुछ एम नहीं है और आपके पास कुछ कह सकते हैं हम एक प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप उस पर अपनी गाड़ी कैसे दौड़ाएंगे। तो यहाँ पर वही काम करता है पाठ्यक्रम। ये एक अभिन्न अंग है शिक्षा का, और शिक्षा द्वारा शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए इसका बहुत ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। पाठ्यक्रम की जो उद्देश्य एवं आदर्शों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक साधन भी है ये जो किसको कनेक्ट करता है, भाई टीचर को और स्टूडेंट को, दोनों को कनेक्ट करके रखता है ना। अगर टीचर के पास कुछ पढ़ाने के लिए नहीं होगा, कोई करिकुलम नहीं होगा, तो ना बच्चे स्कूल जाएंगे और ना ही टीचर उन्हें नियमित रूप से कुछ ना कुछ सिखा पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो इसलिए कनेक्ट भी करता है शिक्षक को और अध्यापक को। तो अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक और संवेगात्मक व आध्यात्मिक विकास का करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है कि पाठ्यक्रम एक साधन है जिसकी मदद से टीचर क्या करता है, विद्यार्थियों का मानसिक विकास करता है। तार्किक चीज़ें जो करिकुलम में उनके माध्यम से वह उस बच्चे का मानसिक विकास करता है। जो फिजिकल चीज़ें हैं जो सिखाई जा रही हैं जिससे बच्चा अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखेगा, जिससे बच्चा फिजिकली फिट हो पाएगा। नैतिकता सीखता है, नैतिक तत्व भी पाठ्यक्रम में विद्यमान होते हैं। इसके साथ संस्कृति, सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम में कह सकते हैं हम संलग्न होती हैं। संवेगात्मक विकास भी होता है बच्चे का और अध्यात्म की तरफ भी होता है। साथ ही साथ मनुष्य सामाजिक भी बनता है, सामाजिक भी उसे बनाने का प्रयास किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को दिशा निर्देश के अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। बिल्कुल सही है। कई बार बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, जो घर में किताबों को पढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं बिना अध्यापक के, है ना। तो कहीं ना कहीं ये टीचर को भी बताता है कि उन्हें बच्चों को कैसे गाइड करना है ना। और इसके साथ साथ बच्चे भी खुद से सेल्फ रेगुलेटेड भी होते चले जाते हैं पाठ्यक्रम की मदद से। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के विषयों के साथ साथ स्कूल के सारे कार्यक्रम आते हैं। देखिए, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के अगर हम संकुचित अर्थ में देखें तो कुछ स्कूल की आपकी जो विद्यालय की 4 किताबें ही आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो संकुचित अर्थ है। अगर हम बात करें यहाँ पर विस्तृत अर्थ की, एक व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें तो जो पाठ्यक्रम है वो कहीं 4 किताबों से कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो ये केवल 4 किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये बच्चे के पूरे छात्र के निर्माण को ही हम पाठ्यक्रम में संलग्न करेंगे ना। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम छात्र का निर्माण करेंगे, चाहे वो विद्यालय की क्रियाएं हों या फिर वो आपकी चाहे लिखित क्रियाएं हों, चाहे वो आपकी क्रियात्मक हों, और चाहे वो विद्यालय की क्रियाएं हों, विद्यालय के अंदर कराई जाने वाली क्रियाएं हों, और चाहे वो सह शैक्षणिक क्रियाएं हों या विद्यालय के बाहर कराई जाने वाली क्रियाएं। सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किससे रेगुलेटेड होती हैं, आपकी पाठ्यक्रम से ही रेगुलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ विद्वानों ने भी इसे शिक्षा एवं विद्यालय का दर्शन शास्त्र भी कहा है। देखते मतलब कुछ भी अगर कहीं कमी आती है तो कई बार हम लोग देखते हैं
तो जब हम क्रिटिक करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में ही तो दोष नहीं है, जो ऐसे छात्रों का निर्माण हो रहा है, ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम को मतलब पाठ्यक्रम देखते हैं जिनमें, तो इस यहाँ से देखते हैं, फिर पाठ्यक्रम के अर्थ का देखते हैं पहले तो, है ना। पाठ्यक्रम का जो शाब्दिक अर्थ है, तो इससे पहले करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में तो हम करिकुलम बोलते हैं। तो करिकुलम जो एक लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेरे, लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से बना है करिकुलम, ठीक है। और करिकुलम क्या है, इंग्लिश वर्ड है। करिकुलम क्या है, इंग्लिश वर्ड है किसका, पाठ्यक्रम का, है ना। तो क्यूरेरे का मतलब है दौड़ करना या भागना। क्यूरेरे का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यूरेरे का मतलब है दौड़ करना या भागना। जैसे दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो बिल्कुल क्लियर है। करिकुलम शब्द इंग्लिश के जो आपका पाठ्यक्रम शब्द है वो इंग्लिश के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। इसके साथ साथ जो आपका करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है। और क्यूरेरे का मतलब क्या है, दौड़ने या भागना, दौड़ करना या भागना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को जैसे प्राप्त करता है, वैसे ही यह एक दौड़ का मैदान है जिसमें दौड़कर बच्चा अपने लक्ष्यों को, अपने विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा कनिंघम देख लेते हैं। कनिंघम महोदय क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, मैं यहाँ पर इसको आपको बोल देती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। कलाकार कौन होगा भाई, यहाँ पे शिक्षक है। कलाकार, कलाकार कौन है, शिक्षक है। तो कलाकार के हाथ में एक साधन है और जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, कितने अच्छे शब्दों को समाहित किया है कनिंघम जी ने। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम क्या है, एक कलाकार के हाथ में एक साधन है, यानी जो टीचर, कलाकार यहाँ पर आर्टिस्ट कौन है, टीचर, टीचर का एक साधन है जिसकी मदद से आर्टिस्ट यानी टीचर क्या करता है, अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थियों को क्या करता है, अपने आदर्श के अनुसार, अपने आदर्श यानी जो उसमें समाहित गुण हैं शिक्षक में, उनके अकॉर्डिंगली क्या करता है, बच्चों का यानी छात्रों का निर्माण करता है, यानी विद्यालय में उन्हें ढालता है, चित्रशाला में ढाल सके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार, देख लेते हैं, है ना। पाठ्यक्रम के प्रकार देखते हैं। तो पाठ्यक्रम के प्रकार देखते हैं। पहला देखिए, पाठ्यक्रम के प्रकार पाठ्यक्रम के संगठन पर निर्भर करते हैं। तो पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं वो संगठन पर, मतलब कैसा संगठन है उस पर निर्भर करते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। क्योंकि पाठ्यक्रम के संगठन के पीछे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दृष्टिकोण होते हैं, जैसे आपके दार्शनिक दृष्टिकोण हो गए, सामाजिक दृष्टिकोण हो गए, इसके साथ साथ आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो गए, इसके साथ साथ आपका सामाजिक दृष्टिकोण हो गए। सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी किसमें, संगठन पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के संगठन के पीछे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं बहुत सारे दृष्टिकोण, इसके साथ साथ आपके दार्शनिक भी हो सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ आपके ऐतिहासिक भी हो सकते हैं कुछ आधार। तो ये सारे आपके दृष्टिकोण हो जाएंगे। अतः इन दृष्टिकोण के आधार पर ही पाठ्यक्रम के अनेक प्रकार होते हैं। तो इन सभी, देखिए मनोवैज्ञानिक आधार है अगर जो आपका करिकुलम का, तो वो क्या सिखाएगा भाई, वो कहेगा कि हर एक छात्र को एक सी शिक्षा नहीं दे सकते हैं आप। कई बार देखिए, मान के चलिए मनोविज्ञान ये कहता है कि भाई बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, युवावस्था हुआ, इसके साथ साथ प्रौढ़ावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ, इन सभी अवस्थाओं में बालकों को उनकी अवस्था के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रौढ़ावस्था में उसे आप ABCD सिखा रहे हैं, या फिर वो बच्चा वृद्धावस्था में, कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में, उसे आप उस प्रकार की शिक्षा दीजिए जो उसके जीवन उपयोगी हो, जो उसकी हेल्प करने, मतलब उसकी हेल्प करे किसी न किसी रूप से। तो ऐसे शिक्षा का रूप होना चाहिए। वहीं इतिहास क्या कहता है, ऐतिहासिक आधार की अगर हम बात करें तो इतिहास अलग बात करता है। इतिहास के द्वारा ये जाना जा सकता है कि भाई पूर्व काल में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी, तत्कालीन समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी हैं, जो पूर्व काल में शिक्षा की व्यवस्थाएं थी वो अब कहाँ तक उपयोगी हैं, और उनको कैसे मॉडिफाई करके समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। शिक्षा में किस प्रकार का चेंजेस करने की ज़रूरत है, समाज को किन तत्वों की
किन चीज़ों की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता क्या कहती है उसके अकॉर्डिंगली। सांस्कृतिक आधार क्या कहता है, भाई सांस्कृतिक आधार ये कहता है कि आपका शिक्षा जो संस्कृति है, समाज की संस्कृति अगर हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्यों का निर्माण जो करती है संस्कृति आपका, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम इन उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन भी है कहीं ना कहीं, तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। तो बहुत सारे तत्व हैं जो मतलब दृष्टिकोण है जो अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं और पाठ्यक्रम को डिसाइड करते हैं, है ना, मतलब पाठ्यक्रम के निर्माण में हेल्प करते हैं। तो वहीं आपका दूसरा क्या यहाँ पे अब इन्हीं के आधार पर बहुत सारे टाइप्स भी बन गए हैं। तो पहला आपका छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी हम कहेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, तो चाइल्ड के इर्द गिर्द ही होगा सारा जो आपका सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, बच्चे के अकॉर्डिंगली चलेगा। यानी सिखाना और पढ़ाना किसको है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, ना कि मतलब सिस्टम सारा किसके लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का परिणाम है। देखते हैं हम लोग इसको। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्यक्रम का आधार पाठ्य विषयों को न बनाकर छात्र को बनाया जाता है ना। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण जॉन डी के लेबोरेटरी स्कूल में हुआ था। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। तो देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है आपका, वो टोटल किसके इर्द गिर्द है, चाइल्ड के इर्द गिर्द है। सारी एक्टिविटी, सारी मतलब जितनी भी आपने पाठ्यक्रम में चीज़ें समाहित की हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो बच्चे की क्षमताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं क्या है वर्तमान समाज में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या है बच्चे के, और उसमें क्षमताएं कितनी हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग रखी जाएंगी पाठ्यक्रम में, छात्रों के अकॉर्डिंग रखी जाएंगी, बच्चों के अकॉर्डिंग रखी जाएंगी, है ना। तो ये पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा पूरी तरह से। बच्चों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों, उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं, उनकी मूल प्रवृत्तियों और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। तो हम कहेंगे कि भाई कौन सा पाठ्यक्रम बन गया है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बन गया है। अब इस अगर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी बात किसने की थी, जॉन डी ने की थी। तो जॉन डी की बात अगर हम करें तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, ये जॉन डी करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की बात। और सबसे पहले जॉन डी ही है जो छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के अब हम गुण देख लेते हैं। यह पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, संवेगों, योग्यता, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि टोटल किस रूप में होगा, ये बच्चों के अकॉर्डिंगली ही इसको बनाया गया होगा। दूसरा देखते हैं, यह सिद्धांत रुचियों, आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है तथा पूर्णतः मनोविज्ञान। बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी ही कहती है कि सब कुछ किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो यहाँ पर मतलब बच्चों की जो नीड्स हैं वो पूरी तरह से फुलफिल की जानी चाहिए, उनके इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रखकर ही चीज़ें ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए या फिर कहें तो हम प्रोड्यूस की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, यह पाठ्यक्रम छात्र की क्रियात्मक पक्ष पर बल। तो लर्निंग बाय डूइंग पे अगर हम बात करें तो करके सीखने पर बल देते हैं जॉन डी। तो ये भी पूरी तरह से किस पे होगा, जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा, करके सीखें, मतलब बच्चा एक्टिव रहे ना कि निष्क्रिय रहे। यहाँ पे टीचर क्या है, पैसिव है, जबकि बच्चा क्या है, एक्टिव है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इस पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि छात्र अधिकाधिक अधिगम करने में सक्षम हो सके। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूरी तरह से बच्चे की क्षमताओं को हमें निखारना है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे की क्षमताओं को हमें उभारना है और बच्चे में परिवर्तन लाना है, उसे समाज के अकॉर्डिंग बनाना है, उसे अपने आप में परफेक्ट बनाना है ना। तो ये इसका मेनली काम रहेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर ही मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धति जैसी आधुनिक शिक्षा विधियों का विकास हुआ है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो मॉन्टेसरी पद्धति दी थी उसका भी विकास इसी से हुआ है। किंडरगार्टन अगर हम बात करें फ्रॉवेल की, तो फ्रॉवेल ने एक बालोद्यान विधि दी थी। किंडरगार्टन यानी केजी जिसको हम कहते हैं, ये भी यहीं से डेवलप हुई हैं।
यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है तथा छात्रों को पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग करिकुलम का दूसरा प्रकार। सॉरी। तो करिकुलम का जो दूसरा प्रकार है वो आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, देखिए वहाँ पर था चाइल्ड सेंटर्ड, तो वहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही थी, बच्चे के अकॉर्डिंग चल रही थी। बट यहाँ पे क्या होगा, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलेगी चीज़ें, है ना। करिकुलम सेंटर्ड जो आपका जो रहेगा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का आरंभ प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ था। ग्रीक और रोम के विद्यालयों में इसका निर्माण हुआ था। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषयों एवं पाठ्य पुस्तकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इससे बालकों को गौण स्थान तथा विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान बालकों को पृथक पृथक देना है। पुस्तकों पर आधारित होने के कारण तथा पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा है। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, जो टीचर है आपका वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा। सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंगली चलेंगी, किताबों के अकॉर्डिंगली चलेंगी। अगर किताबों में लिखा है कि भाई हमें इतना इतना पढ़ाना है, इतना इतना बस सिखाना है, तो उससे ज़्यादा कुछ सिखाने की कोशिश की भी नहीं जाएगी, है ना। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही रहेगा यहाँ पर कि सारे सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली बच्चों को शिक्षित किया जाए। पुस्तकों पर आधारित होने के कारण पुस्तकीय ज्ञान पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। किताबों में जो निहित है वो बच्चों को उतना ही ज्ञान ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसे पुस्तक केंद्रित कहा गया है। इससे सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग विभाजित करें। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ अगर हम चाहें अगर साइंस का कुछ नॉलेज दे दें तो नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पर ये सारी विषयों का अलग अलग एक तरीके से ज्ञान दिया जाएगा, सेपरेट करके सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो अलग अलग विभाजित कर लिया जाएगा। उसी के अनुसार अलग अलग विषयों की पुस्तकें तैयार कर ली जाएंगी। पुस्तकों में निहित सुनिश्चित पाठ्य सामग्री के आधार पर ही शिक्षकों को शिक्षण कार्य करना होता है तथा विद्यार्थियों को उसी ज्ञान को ग्रहण करना होता है। सत्र की समाप्ति पर बालकों की इस पाठ्य वस्तु में से ही परीक्षा ली जाती है तथा मूल्यांकन के आधार पर उनकी योग्यता का आकलन किया जाता है। तो ये तो वर्तमान में चल भी रहा है। होता क्या है, होता ये है कि भाई 4 किताबें हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, जो आपकी 6-8 किताबें हैं आज वर्तमान में। तो उन सभी किताबों की सब्जेक्ट की सारी कॉपी भी सेपरेट बनेंगी और सब पीरियड बाय पीरियड उनको पढ़ाया जाएगा। और अंत में उनकी आपकी कुछ परीक्षाएं भी होंगी, समाप्ति वर्ष की समाप्ति पे भी आपकी परीक्षा होंगी और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर लिया जाएगा। भाई आपने 100 में से 90 ले लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, और 100 में से 80 ले लिए तो भी आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और 40 आए आपके तो आप बहुत ज़्यादा गधे हैं। चाहे आपको बहुत कुछ आता है फिर भी आप गधे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सिस्टम चलता है कि आपने 4 किताबों को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब आप बहुत होशियार हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं। तो ये सब्जेक्ट तक ही कहीं ना कहीं बस आपका सेंटर्ड है, केंद्रित है ना। तो इसके देख लीजिए, इसके लाभ भी कई सारे हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अध्ययन व अध्यापक गण दोनों ही सुनिश्चितता होती है। तो कहीं ना कहीं ये लाभ भी है इससे कि भाई क्लियर है कि हमें इतना पढ़ाना है बच्चे को, है ना, इतना इतना हमें सिखाना है और इतना बच्चा इस क्लास में सीख ही जाना चाहिए। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो उसे छोटे छोटे 2 अक्षरों वाले शब्द वो मिला मिला के पढ़ ले। और अगर वही चीज़ आप कक्षा 1 में नहीं सिखा पाए बच्चे को, तो टीचर को ही पता है कि हमें 2 शब्द मिलाकर बच्चों को इतना रीडिंग सिखाना है कि वो शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने लग जाए। क्लास 1 में है अगर, कक्षा 1 में अगर एटलीस्ट, तो अगर कक्षा 5 में आ गया और उसे इतना नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर ने अपने काम ढंग से नहीं किया, या फिर बच्चे की कहीं ना कोई कमियाँ रह गई। तो यहाँ पे ये भी एक फ़ायदा है कि सभी का काम सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट परिलक्षित हो। उद्देश्य भी स्पष्ट है कि भाई हमें इतना 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 सिखा देना है बच्चे को, है ना। क्लास 1 में कक्षा 1 में बच्चे को इतना इतना सीख जाना चाहिए, इतना इतना बच्चे को आ जाना चाहिए। तो ये भी क्लियर है। तीसरी बात है, यह पाठ्यक्रम एक निश्चित शैक्षिक व सामाजिक विचारधारा पर आधारित है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंधित सभी सब्जेक्ट में कई बार हम लोग को रिलेटेड भी कर लेते हैं। जैसे आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को कई बार कर लेते हैं। ज्योग्राफी तो खैर अलग ही है।
और रिलेट भी कर सकते हैं हम लोग, बायोलॉजी को फिजिक्स केमिस्ट्री को ऐसे रिलेट कर लेते हैं, है ना। तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विषयों में संबंध भी हो जाता है, सहसंबंध। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में आयोजन, शिक्षण व मूल्यांकन तीनों ही कार्य सरलता से, देखिए काम पाठ्यक्रम का आयोजन भी अच्छे से हो जाता है, टीचिंग भी हो जाती है कि भाई हमें इतना इतना पढ़ाना है, ऐसे ऐसे हमें करवाना है, और साथ ही साथ बच्चों का एवेल्यूशन भी होता चलता है, टेस्ट लेते रहते हैं तो एवेल्यूशन भी होता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार के पाठ्यक्रम परिवर्तन और संशोधन भी सरलता से किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हम अगर कुछ चेंजेस करना चाहें बुक्स में या बच्चों की, या हमारा मूल्यांकन जो है, एवेल्यूशन है, एवेल्यूशन का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो किताबों में भी अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंगली, या फिर तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। इस पाठ्यक्रम को शिक्षक व छात्र दोनों वर्ग पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये टीचर इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें एक सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे काम करना है, और छात्रों को भी पता रहता है कि भाई हमें इतनी इतनी चीज़ें पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे करके हम पास हो सकते हैं, और इतना इतना हमें इस क्लास में या इस सेशन के दौरान हमें इतना इतना पढ़ना है, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से शिक्षकगण, छात्र, अभिभावक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ आदि अच्छी तरह परिचित होते हैं, तथा वे सभी पाठ्यक्रम के नियोजन, संवर्धन व संशोधन हेतु प्रयास व सहयोग कर सकते हैं। तो सभी जानते हैं तो इसमें हेल्प भी करेंगे। चलिए और कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम। देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। थर्ड टाइप है हमारा कौन सा, एकीकृत पाठ्यक्रम। एक मिनट, थर्ड टाइप है हमारा क्रिया केंद्रित। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, पहला था हमारा भाई चाइल्ड सेंटर्ड, दूसरा था हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड, तीसरा है हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो एक्टिविटी की बात अगर हम पीछे, अगर हमने बताया है आपको भी कि जॉन डी करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, करके सीखना। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रणेता भी कौन है, जॉन डी ही हैं। अमेरिकी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन डी, जो इसको मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं इस पर कि करके बच्चा सीखता है। किसी भी कार्य को देखकर उतने अच्छे से नहीं सीखेगा, लर्न करके तो वो सीख भी नहीं सकता कभी ज़िंदगी में, लेकिन उस कार्य को अगर वो करेगा एक बार तो दोबारा वो उसको आसानी से कर लेगा, और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं व कार्यकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनकी समाज को आवश्यकता और समाज में उनका महत्व है। इन कार्यों का आधार छात्रों की रुचि एवं योग्यताएं होती हैं, तथा इन कार्यों का चुनाव शिक्षक व छात्रों दोनों के मिले जुले सहयोग से होता है। तो यहाँ पर इन कार्यों का आधार क्या होगा, जाहिर सी बात है ऐसी एक्टिविटी कराई जाएंगी जो समाज के लिए भी उपयोगी होंगी, साथ ही साथ बच्चे के डेवलपमेंट में भी ज़रूरी होंगी। तो वो सारी एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाएंगी जिनके माध्यम से बच्चा खुद ही सीखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखे, बच्चा कुछ मॉरल वैल्यूज़ को सीखे, तो हम क्या करेंगे भाई, उसे एक ऐसे ग्रुप में छोड़ देंगे और कहेंगे कि हाँ अब देखिए ऐसे लोग आएंगे तो आपको उन्हें ऐसे गुड मॉर्निंग करना है। भाई गुड मॉर्निंग करना ही है, आप भी करोगे तो बच्चा भी करेगा, है ना। तो जब कई बार लोग बाग आए हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, पैर छी रहे हैं या फिर नमस्ते कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो मोरल वैल्यूज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। तो यहाँ पर जॉन डी का मत है कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे आगे चलकर बालक समाजोपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के गुण कई हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं जॉन डी के बच्चों को बुकिश नॉलेज पर आप फोकस ना करिए, किताबों के ज्ञान पर, मतलब किताबों की चीज़ें तो कई बार कहते हैं कहावत में भी, किताबों की चीज़ें किताबों में ही रखी रहती हैं, और रियल लाइफ में जो हम सीखते हैं या रियल लाइफ में जो हम करते हैं हमारे दिमाग में कई बार फिट रहता है, वो चीज़ें हम रिपीट भी करते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, जिससे बच्चा एक्टिविटीज़ को करके खुद सीख सकता है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। इस पाठ्यक्रम में बालक का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा भाई, फिजिकली भी डेवलप रहेगा एक्टिविटीज़ को करेगा तो, और मेंटल भी डेवलप होगा, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार नहीं होगा, नीरसता भी नहीं रहेगी, एक्टिविटीज़ में लगा रहेगा। तो इसके द्वारा बालक में सामाजिक कल्याण की भावना डाली जाती है। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि आप बच्चे जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा वृद्ध है तो उसकी हेल्प करना, है ना,
रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसकी हेल्प करना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीडी है जिसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप फिज़िकली भी उसकी हेल्प कर सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें भी डेवलप की जा सकती हैं बच्चों में। इस पाठ्यक्रम का चयन तत्कालीन समाज की उपयोगिता महत्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर ऐसा पाठ्यक्रम हमें अगर बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम उस टाइम की क्या नीड्स हैं और क्या उसका महत्व है उनको ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। यह पाठ्यक्रम बालक को एक्टिव बनाता है, बिल्कुल सही है। तो क्रियाशील तो बनाएगा ही, जब एक्टिविटी करेगा बच्चा तो एक्टिव रहेगा, कहीं ना कहीं निष्क्रिय नहीं रहेगा। बालक की आवश्यकताओं व रुचियों पर आधारित होने के कारण बालक इसे अत्यंत पसंद भी करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब बच्चा को ऐसी एक्टिविटी करवाई जाएंगी। देखिए बच्चों को आजकल किताबें पढ़ना या फिर लर्न करना, ये सारी चीज़ें बच्चों को बोर भी करती है कहीं ना कहीं। ये चीज़ें मतलब बच्चे उतने इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को नहीं करते हैं, जबकि ऐसी एक्टिविटी जिनको करने में उन्हें मज़ा भी आता है, आनंद भी मिलता है, साथ ही साथ वो चीज़ें हंसी खेल में सीख भी जाते हैं, तो उन्हें आनंद भी मिलता है। बहुत अच्छा भी है ये, और इसी ज़रिए बच्चे जल्दी जल्दी सीख भी जाते हैं चीज़ों को, और उन पर और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है, प्रेशर भी नहीं बनता है। इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए शिक्षक, छात्र और अभिभावकों को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। देखिए जो आपका करिकुलम सेंटर, अगर हम बात करें सब्जेक्ट सेंटर्ड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जबकि ये आपका एक्टिविटी सेंटर्ड को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसको भी समझना चाहिए हमें शिक्षकों को भी समझना चाहिए, साथ साथ छात्रों और अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि ये भी उतना ही अफेक्टिव है जितना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है। वहाँ पर आप किताबों में चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप रियल लाइफ में रियल प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवा के सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीका है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल सामाजिक व शैक्षिक स्थितियों का अभाव है। तो बिल्कुल सही, अभी ये इतना वेल नोन भी नहीं है और इतना अभी ये प्रचलन में भी नहीं है, तो इसके लिए परिस्थितियों का भी अभाव है, अभी स्थितियाँ भी नहीं बन पा रही हैं। इस पाठ्यक्रम के संचालन के नवीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्य, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री, चीज़ें नई नई चाहिए होंगी हमें, क्योंकि वहाँ हम केवल लर्न कराने का काम या लिखवाने का काम या समझाने का काम या तार्किकता का काम करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे टीचिंग एड्स भी थोड़े डिफरेंट होंगे, सहायक सामग्री भी डिफरेंट होगी, साथ ही साथ टीचर भी उस हिसाब से आपके प्रशिक्षित होना चाहिए जो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को करवा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इस पाठ्यक्रम में के नियोजन व संशोधन अभिभावक व अन्य नागरिकों की सहायता का अभाव, तो सहायता का भी अभाव है। नियम केंद्रित पाठ्यक्रम से अनुकूल इसकी राहत में बाधा है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। देखिए एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है। एकीकृत पाठ्यक्रम एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होगा, चीज़ों को एकीकरण के सिद्धांत पर यानी एक करके सिखाने पर बल दिया जाएगा, जिसके अनुसार कोई विचारधारा तथा क्रिया तभी प्रभावशाली एवं उपयोगी होती है जब उसके विभिन्न भागों या पक्षों में एकता होती है। एकीकृत पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता है, बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए जो आपका एकीकृत पाठ्यक्रम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम कि भाई चीज़ों को क्या करना है, एक करना है। तो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री की मैम आ गई हैं, हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, जो आपकी सोशियोलॉजी की मैम आई हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा रही हैं, इकोनॉमिक्स की मैम आएंगी तभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो सारे भी आपके विषय हैं, उन सारी चीज़ों को क्या एक समझ के पढ़ाया जाएगा, यानी ज्ञान को ज्ञान के रूप में दिया जाएगा, ना कि उसे खंडों में टुकड़ों में बांटा जाएगा, है ना। तो उसे एक यूनिट बना लिया जाएगा ज्ञान की, है ना। तो इस तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। कुछ विद्वानों का भी यहाँ पे मानना है अलग अलग बातें। पठन पाठन की सुविधा तथा कुछ अन्य व्यवहारिकता के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया है, किंतु यह विभाजन का यह अर्थ नहीं कि बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग कराया जाए। तो यहाँ पर चीज़ों को होलिस्टिक वे में, या हम कहें बच्चे को एक साथ प्रस्तुत किया जाए, अलग अलग खंडों में ना किया जाए, ऐसा कहता है एकीकृत पाठ्यक्रम, है ना। एकीकृत पाठ्यक्रम कहता है शिक्षा का उद्देश्य बालकों के ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। यह उद्देश्य विषयों को अलग अलग रूप में पढ़ाने से पूर्ण नहीं हो सकता।
अर्थात यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जबकि विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए। मतलब कहते हैं कि को रिलेट करिए आप सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि जब हिस्ट्री की मैम आएंगी तभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस से भी या फिर आप ज्योग्राफी से भी उसको रिलेट करके हिस्ट्री को की कई सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। तो ऐसा कहता है इंटीग्रेटेड करिकुलम की विषयों को कोरिलेट करके पढ़ाइए, है ना। विभिन्न विषयों को इस प्रकार परस्पर संबंधित करके संबंधित किया जाए कि उनके बीच किसी प्रकार की दीवार ना हो। यह दायित्व शिक्षक का ही है कि वह पाठ्यक्रम के सभी विषयों से संबंधित करे, पाठ्यक्रम के सभी विषयों को संबंधित करे, पाठ्यक्रम की सामग्री का जीवन से संबंध स्थापित करे, प्रत्येक विषय सामग्री में भी सहसंबंध स्थापित करे। वही चीज़ें कोरिलेट करे चीज़ों को, और साथ ही साथ जो आपका ज्ञान है जो आप किताबों में पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करिए, केवल और केवल विद्यालय तक ही सीमित ना रखें। तो इसे कहेंगे हम एकीकृत पाठ्यक्रम। ये भी बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या कहता है? जिसमें पाठ्यक्रम का ताना बाना अनुभवों के आधार पर बुना जाता है। सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? एक्सपीरियंस के बेस्ड पर चलेंगी। अधिक स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि बालकों के विकास के लिए पाठ्य विषयों पर बल न देकर अनुभवों पर बल दिया जाए। देखिए, जब हम कोई चीज़ एक बार, जैसे मान लीजिए आपने, देखिए जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप गैस जल रही है, उसके ऊपर कोई कढ़ाई रखी है, कोई भी बर्तन रखा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अगर आपने उसको छू लिया, जाने अनजाने में एक बार टच कर लिया और आप जल गए, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में इस तरीके से सेट हो जाएगा कि कभी भी अगर कोई बर्तन गैस पर गर्म मतलब गैस चल रही है और रखा हुआ है, तो आप उसको टच करने से पहले सोचेंगे कि एक बार मैं इससे क्या हो गई थी, जल गई थी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपका एक अनुभव सेंटर्ड जो आपका करिकुलम है वो भी इसी तरीके की बातें करता है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे कैसे नहीं सीखते हैं, अनुभवों के आधार पर बहुत अच्छे से बच्चे सीखते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या दिया जाता है, अनुभवों पर बल दिया जाता है। इसमें अन्य किसी तथ्य की अपेक्षा अनुभवों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, इसमें ऐसा होगा, जो जो चीज़ें हमारे साथ घटनाएं घटती जाएंगी, ये हम अपनी ज़िंदगी से या रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ से जो कुछ भी सीखते जाएंगे, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज्ञान के रूप में हमारे अंदर संग्रहित होती चली जाएंगी और आने वाले समय में हमारे लिए उपयोगी भी होंगी और हमारी मदद भी करेंगी हमारे जीवन में। तो इसके फायदे देख लेते हैं। यह पाठ्यक्रम का संबंध बालक की रुचियों, अनुभव, योग्यताओं व क्षमताओं से होता है, अतः यह बालकों के लिए पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम। तो साइकोलॉजिकल है, मतलब आप कहें तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करता है। बालकों के अनुभव के आधार पर ये बदलता रहता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। तो बदलेगा, ये एक्सपीरियंस जैसे होंगे वैसा पाठ्यक्रम भी होगा। इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय व समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। ये बालकों के भौतिक व सामाजिक वातावरण का अधिकाधिक प्रयोग करता है। जब एक्सपीरियंस लेगा तो सामाजिक वातावरण से भी लेगा, साथ ही साथ फिजिकल चीज़ों से भी एक्सपीरियंस लेगा। ये बालकों का मानसिक व सृजनात्मक विकास, बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, इससे इनका मेंटल डेवलपमेंट भी कई बार होता है, चीज़ें इनके दिमाग में सेट हो जाती हैं और ये जीवन पर्यंत तक बनी रहती हैं। ये इनका अनुभव इनको हेल्प भी करता है। तो ये बालकों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी है और करने में भी सक्षम है। इन गुणों के बावजूद भी इस पाठ्यक्रम में कमियां भी देख लीजिए, बताई गई हैं कुछ कमियां कौन कौन सी हैं। तो कमियां देखते हैं। चलिए कमियों को जरा सा देख लेते हैं। कमियां कौन सी? अनुभव के केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, एक सीक्वेंस नहीं है कि हमें ABCD के बाद हमें फिर क्या पढ़ना है, ABCD के बाद हमें दो शब्द पढ़ना है, मिला मिला के पढ़ना है, इसके साथ साथ फिर हमें रीडिंग करना है, इसके साथ साथ फिर हमें डेफिनेशन सीखना है। तो कोई एक सीक्वेंस नहीं है। कोई भी अनुभव कभी भी कुछ भी आके हमारी लाइफ में सिखा जाएगा और हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ एक कमी है इसकी। बालकों के अनुभव को समझने, एकत्र करने में और पाठ्यक्रम निर्माण करने में अत्यधिक, देखिए एक्सपीरियंस, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी हमारी लाइफ में, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, तभी तो वो हमें एक्सपीरियंस दे के जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक हम इंसिडेंट का वेट करेंगे तो
हम रोज़ रियल लाइफ में भी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो कुछ ना कुछ अनुभव लेते हैं जाने अनजाने में, और हम बहुत सारी चीज़ें अनायास ही सीखते रहते हैं। तो शिक्षा, इसलिए कहा भी गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, तो ये भी एक कमी है इसकी। इस पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न विषयों का आपस में सहसंबंध नहीं हो पाता है, धन ज़्यादा लगता है, अधिगम और प्रगति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है, मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिसका अभाव है भारत के अंदर। तो एक कमियां भी हैं कुछ। तो देखिए हमने 3-4 टाइप देख लिए यहाँ पर अपने करिकुलम के। पहला आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड था, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड था, तीसरा आपका एक्टिविटी सेंटर्ड था, चौथा आपका इंटीग्रेटेड था, और पांचवा आपका अनुभव केंद्रित यानी एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिद्धांत जिनके आधार पर क्या होता है, जिनके आधार पर आपके पाठ्यक्रम का निर्माण होता है ना। तो देखिए बहुत सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत देते हैं जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए जो करिकुलम है वो आपने अगर किताबों तक पढ़ लिया और किताबों की चीज़ आपकी रियल लाइफ में अगर कुछ काम नहीं आई, कहते नहीं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन रियल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, है ना, जॉब नहीं मिल रही, डिग्रियां तो बहुत सारी कर ली हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब नहीं मिल पा रही है लेकिन बहुत सारी डिग्रियां हैं हमारे पास, या फिर तो कहें हम समाज में हम समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये हमारा जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के अंदर ये चीज़ें उसमें मतलब समाहित की जाती हैं कि पाठ्यक्रम क्या हो, जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को रियल लाइफ के लिए तैयार करे, रियल लाइफ की सिचुएशंस के लिए बच्चे को रेडी करे कि बच्चे को आखिर किताबें पढ़ने के बाद रियल एक्टर के रूप में वो कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाई जानी चाहिए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। तो जो आपका करिकुलम होना चाहिए वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड इन द सेंस कि एक बच्चे एक हिसाब से हमने बना दिया तो सारे आयु के बच्चे, सारे विभिन्न विभिन्न प्रवृत्तियों के बच्चे, विभिन्न विभिन्न रुचियों के बच्चे, या विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे, या फिर तो कहें विभिन्न विभिन्न मानसिक दृष्टिकोण के बच्चे, मानसिक क्षमता जिनकी डिफरेंट है, जिनकी एज डिफरेंट है, तो वो सारे बच्चे एक ही करिकुलम को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी हिसाब से हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। हमें उन पर अनुपयुक्त विषयों का बोझ नहीं डालना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे सामान्य विकास में भी बाधा होगी। अगर हमने फालतू के कुछ 2-4-10 सब्जेक्ट डाल दिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा और स्पेसिफिक तो कभी हो भी नहीं सकता है ना। तो अतः पाठ्यक्रम में ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्षेत्र का समाहित किया जाना चाहिए, जो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए हमने 10 किताबें पढ़ ली और हमारी लाइफ में अगर कुछ काम नहीं आ रहा है तो वो ऐसी मतलब शिक्षा भी किस काम की जो मानव का विकास नहीं कर पा रही है, या फिर मानव को समाज के लायक नहीं बना पा रही है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। तो करिकुलम का एक सिद्धांत ये भी होना चाहिए, करिकुलम निर्माण के समय ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिक्षा क्या होना चाहिए, जो करिकुलम के माध्यम से आप बच्चों को गाइडलाइंस देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, उसकी लाइफ में उपयोगी भी होना चाहिए। विषय एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सा विषय अथवा कौन सी क्रिया अधिक उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्र भारत के लोगों के आर्थिक जीवन को ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है, इसलिए विज्ञान एवं तकनीकी विषय की वर्तमान युग में बहुत आवश्यकता है। तो अभी अगर हम बात करें, वर्तमान में तकनीकी और साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इसी प्रकार लोकतंत्रात्मक देश में प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अपनी भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए बच्चे को, ताकि वो मतलब अपने विचारों को समझें, अब दूसरों के विचारों को समझें और अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। तो ये सारी है। तत्परता का सिद्धांत। देखिए जब आप जो आप करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम निर्माता जब करिकुलम का निर्माण करते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब जो आपका करिकुलम या जो के माध्यम के मतलब करिकुलम के अंदर जो चीज़ें आप समाहित कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कुछ ऐसे भी तत्व होना चाहिए जो बच्चे को पढ़ने के लिए जिज्ञासु बनाए,
बच्चे को पढ़ने के लिए रेडी बनाएं। जो तो आपका थॉर्नडाइक का फर्स्ट लॉ है, जो आप उनका मेन रूल है, या फिर तो कहें हम प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, तो ये भी इसमें लागू होना चाहिए। अगर बच्चा रेडी ही नहीं होगा तो विद्वान आ जाए, चाहे कहीं के पंडित आ जाए, कोई भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता अगर वो फिजिकली और मेंटली पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होगा पाठ्यक्रम निर्माताओं को कि कुछ ऐसे तत्व उसमें समाहित करने होंगे जिससे जो बच्चे को क्या करें, पढ़ने के लिए तत्पर बनाएं। नेक्स्ट देखिए व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि यह शैक्षिक विषयों के संबंधित पुस्तकों तक ही सीमित न रहे, वरन ये ऐसा होना चाहिए कि छात्रों की समझ, शैक्षणिक अभिव्यक्ति, वातावरण की क्षमता हो, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये व्यवस्था ही छात्रों के दृष्टिकोण के व्यापक बनाने के में सहायक सिद्ध हो सकती है। देखिए व्यापकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो आपका करिकुलम है वो केवल और केवल 4 दीवारों तक ही सीमित ना रहे, वो केवल एक विद्यालय तक ही सीमित ना रहे, और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच संबंध तक ही सीमित ना रहे। उससे बच्चे का पूरी तरह से आपको डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण बच्चे का विकास आपको करना है पाठ्यक्रम के माध्यम से। साथ ही साथ बच्चे को शैक्षणिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखता हो, है ना, कि वो डिस्क्राइब कर पाए, इसके साथ साथ बच्चे का पूरी तरह से विकास हो, ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सहसंबंध व समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए, इससे विभिन्न विषयों में सहसंबंध, ज्ञान की प्राप्ति हो। समवाय का सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ज्ञान इसे अलग अलग टुकड़ों प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम तैयार करते समय उन्हीं विषय में क्रिया को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे आपस में देखिए चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नाउन पढ़ा दिया यहाँ पे, फिर आपने नाउन के बाद प्रोनाउन नहीं पढ़ाया, नाउन के बाद आपने नाउन के टाइप्स नहीं पढ़ाया, आप डायरेक्ट किसी और चीज़ पे पहुँच गए। तो एक दूसरे से रिलेट करते हुए चीज़ें चलनी चाहिए, है ना। जैसे आप बच्चे को सबसे पहले रीडिंग करना सिखा रहे हैं, या फिर आप वर्णमाला सिखा रहे हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ उसके बाद आप फिर क्या सिखाएंगे, उसी से रिलेट करते हुए आप बच्चे को 2 शब्द पढ़ना सिखाएंगे, उसी से रिलेट करते हुए आप बच्चे को फ्रेजेस बनाना सिखाएंगे, उसी से रिलेटेड करते हुए आप बच्चे को सेंटेंस यानी वाक्य बनाना सिखाएंगे, और उसी से रिलेटेड करते हुए आप बच्चे को निबंध लिखना सिखाएंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो ये भी कहता है क्या, आपका पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत होता है जिसको फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट 7th नंबर देख लेते हैं, सामुदायिक जीवन से संबंध। देखिए सामुदायिक जीवन से संबंध भी होना चाहिए पाठ्यक्रम का, यानी पाठ्यक्रम को इस जीवन को महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्यवस्था करनी चाहिए, इस जीवन को महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्यवस्था करनी चाहिए, और बालकों को इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इनका अर्थ है कि पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। देखिए जो पाठ्यक्रम है वो सामुदायिक जीवन से आसपास के लोग जो हैं उनसे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहिए, कि बच्चा उनसे भी एंगेज्ड हो, और क्या करे कि उनके अकॉर्डिंगली भी बच्चा चलना सीखे, है ना। पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यानी उस पर्टिकुलर एरिया की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप बिहार स्टेट है, तो बिहार में क्या है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि है, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के माध्यम से ये सिखाया जाना चाहिए कि वो अपनी आजीविका के साधन को कैसे जुटाएं, या फिर छुटाएं, या फिर वो कैसे आत्मनिर्भर बने, या फिर वो कैसे जनसंख्या को कम कर पाएँ, करने में मदद करें, या फिर वो कैसे शिक्षित हों और अवेयर हों। ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जा सकती हैं पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो यहीं पे यही बात कही गई है कि सामुदायिक जीवन से भी थोड़ा सा रिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट 8th नंबर है विषयों से संबंधित, विषयों के पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, कोरिलेट होने। अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, तो देखते हो आप लोग बुक में कि बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, कि कहते हैं कि समर वेकेशन के लिए समर वर्क इस तरीके से दिया जाता है, लास्ट में सब टॉपिक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, फ्री टाइम के लिए तो टीचर्स लोग कह देते हैं ये होमवर्क है आपका, है ना। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उसमें इंक्लूड करी जाती हैं। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम छात्रों को कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करें। मतलब वर्किंग टाइम में तो बच्चा सीख ही रहा है, इसके साथ साथ अवकाश के टाइम में भी वो अपना कुछ मेंटल डेवलपमेंट करे,
है ना। इसलिए अध्ययन के विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं को भी स्थान दिया जाए, जैसे खेलकूद हुआ आपका, सामाजिक क्रियाएं हुई, सौंदर्यात्मक क्रियाएं हुई। ये क्रियाएं बालकों को उनके अवकाश का सदुपयोग, यानी उनकी जो हॉलीडेज़ हैं उनको बच्चे क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, उनका भी कुछ बेहतर उपयोग करके कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 10th नंबर है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। आप सभी जानते हैं कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। ऐसे ही शिक्षा है जो बच्चे को, या फिर मतलब हम जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं और मृत्यु तक ही सीखते रहेंगे। कभी हम स्कूलों में जाकर सीखे हैं, कभी हमारे माता पिता ने हमें घर में सिखाया है, कभी हम अपनी जीवन की समस्याओं से खुद सीखे हैं, या कभी हमारी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जो हमें कुछ सिखा कर गई हैं। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। तो शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती ही है, तो विकास भी जीवन पर्यंत होता ही रहता है। जब शिक्षित होता रहेगा तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर बनेगा और उसका डेवलपमेंट भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। जो बच्चा पहले था वो अब वृद्ध अवस्था में वो नहीं है, अब वो परिपक्व हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। तो किसी भी पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। क्रो का कथन है कि वैज्ञानिक प्रगति, नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर्संबंध, प्रगतिशील आदर्श आकांक्षाएं, यह मांग प्रस्तुत करती है कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कौशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए। मतलब क्या हो कि जो आपका करिकुलम है वो कैसा हो, शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए। मतलब डेवलपमेंट हो, कुछ ना कुछ सीखता रहे, कुछ ना कुछ विकास हो। ऐसा नहीं है कि ABCD सिखा दिए फिर से ABCD सिखाएंगे हम। देखिए, जब आप देखते हैं कि क्लास 8th की किताबें देखेंगे आप, तो जो आपका संविधान है उसमें थोड़ी सी चीज़ें मिलेंगी। संविधान की प्रस्तावना मिलेगी, मौलिक अधिकार मिलेंगे, मौलिक कर्तव्य मिल जाएंगे। फिर जैसे ही आप 9th में आते हैं तो आपके पास एक पॉलिटी की बुक आ जाती है, और उसमें उसमें थोड़ा सा और संविधान के अनुच्छेद 2, 4, 10 मिलेंगे आपको, भाग मिलेंगे। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, फिर हमारे जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, वो और ज़्यादा डेवलप रूप में हमें सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है आपका। ये तो नहीं है कि क्लास 8th में ही सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं है। क्लास 8th में आपको चीज़ों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा जाएगा, फिर आप 9th में जाएंगे थोड़ा सा और उसका मतलब और ज़्यादा आपको ज्ञान दिया जाएगा। फिर 10th में आएंगे तो आपको और ज़्यादा ज्ञान। तो जैसे ही आपकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, पाठ्यक्रम के माध्यम से आपका विकास होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य एवं लोकतांत्रिक गुणों के विकास का सिद्धांत। तो ये भी एक सिद्धांत है कि कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य भी हैं, कुछ लोकतंत्र के गुण भी होना चाहिए पाठ्यक्रम के माध्यम से जो विकसित किए जा सकते हैं। तो देखते हैं, देश की समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार राष्ट्रीय लक्ष्यों में है। मतलब आप शिक्षित होकर देशद्रोही ना बन जाएं, कहीं अपने ही देश का खा रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे हैं और उसी के लिए दुश्मन ना बन बैठें। तो ये कुछ तत्व हैं जो समाहित होना चाहिए पाठ्यक्रम में, जिससे एक सफल और अच्छे नागरिक का भी निर्माण हो पाए। पाठ्यक्रम को रचना करते समय राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं भावनाओं का समावेश करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हमें अपने छात्रों को देश की समस्याओं से अवगत कराना होगा। मतलब ये कि भाई जो छात्र हैं उन्हें भी हमारे देश की समस्याओं से, या फिर हमारे देश की परिस्थितियों से, या फिर हमारे देश के मूल्यों से और हमारे देश के संस्कारों से, हमारी कल्चर से, सभ्यता से, संस्कृति से समय समय पर परिचित कराना भी बहुत आवश्यक है। और ये भी हम कैसे कर पाएंगे, हम करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो ऐसे तत्व भी विद्यमान करना होगा हमें करिकुलम के अंदर, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों और लोकतांत्रिक गुणों का भी बच्चों में विकास कर पाएँ। इसके अंदर स्वतंत्र विचारधारा, तार्किक निर्णय शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। लोकतंत्रात्मक प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब शिक्षा के सभी पहलुओं में लोकतंत्र नजर आए। देखिए, डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमें ऐसे बालकों का निर्माण भी करना जरूरी है जो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को समझें, है ना। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के नज़रिए से ना देखें, अपने देश हित में कार्य करें और अपने भारत
अपने भारत क्या अपने कंट्री के अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसे नागरिकों का निर्माण भी हम शिक्षा के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में भी समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए क्रियाकलापों का आयोजन करवाएं। जैसे 26 जनवरी हुआ आपका, 15 अगस्त हुआ, इनमें बहुत सारी पैट्रियोटिक जो एक्टिविटी है वो सारी करवाएं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम में भी मेंशन रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करिकुलम में होनी भी चाहिए और इन सभी का ध्यान भी पाठ्यक्रम निर्माताओं को रखना चाहिए, ताकि बच्चे केवल अपने फ़ायदे के लिए ना सोचें, अपने आसपास के फ़ायदे के लिए ना सोचें, अपने तक सीमित ना रहें, अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश तक भी, देश के बारे में भी सोचें। परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा हो जाता है, उसकी रुचियां, दृष्टिकोण भी परिवर्तित होते जाते हैं। लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी तो ये कहता है कि बाल्यावस्था का आश्चर्य तथा रामोस का एक मिनट, देखिए परिपक्वता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे आप जिस एज में बच्चा है उस प्रकार की शिक्षा आप दें। जैसे अगर हम बात करें बच्चा किस में है, अगर हम कहें तो बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें किसको आश्चर्य तथा रोमांस पर होता है उसका। इसलिए इस स्तर पर केवल विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो बाल्यावस्था में उसी हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जिसमें रोमांचकारी घटनाओं के तत्व सम्मिलित हों। इसके पश्चात विद्यार्थी व्यवहारिक वस्तुओं में रुचि रखते हैं, इसलिए निम्न माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में व्यवहारिक समस्याओं का समावेश हो, है ना। तो एज के अकॉर्डिंग जितना जितना बच्चा मैच्योर होता जाए वैसी वैसी चीज़ों को ही पाठ्यक्रम में रखा जाए। तो ये भी पाठ्यक्रम निर्माताओं को ध्यान रखना होता है कि परिपक्वता का सिद्धांत, बच्चा जिस एज में है उस एज का कंटेंट आप उसके सामने रखें, तभी वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, तभी वो उसे पढ़ेगा और पढ़ने के लिए तत्पर होगा, तभी आपका काम भी मतलब हो पाएगा, तभी एक शिक्षक भी पढ़ा पाएगा और एक छात्र भी पढ़ पाएगा। जब आप बड़े यानी किशोर अवस्था के बच्चे को आप अगर हम कहें कि प्री प्राइमरी के सब्जेक्ट रख दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें भी इसमें समाहित होना चाहिए कि परिपक्वता का सिद्धांत भी लागू होना चाहिए। एज ग्रुप के हिसाब से उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। तो यही थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा पाठ्यक्रम का अर्थ देखा, इसके साथ साथ प्रकार भी देखे और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत भी देखे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।